सभी को राम राम। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी और ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया है टोटल 17 लेक्चर में। और ये भी ज्योग्राफी के लगभग 10-12 लेक्चर हो चुके हैं और जो अगले 5 से 6 लेक्चर में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये परिणाम नोट्स की सीरीज है जो स्पेशली तैयार की गई है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है उसी के माध्यम से इसको पूरा कंप्लीट तैयार किया गया है। और पूरे नोट्स हमारे हैंड रिटन नोट्स में होंगे और साथ ही साथ आपके बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान या फिर अदर स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी के लिए यूजफुल बहुत रहेंगे। ये 2026 और 2027 दोनों के लिए रहेंगे। और ये हमारी टीम की मैम है निशु मैम, यहाँ पर मुझे देख रहे हैं आप। साथ ही साथ अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स चाहिए, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5, 6, तो इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। और ये पूरे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से बनाए गए हैं। सारे चैप्टर्स, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग इज कवर। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने होल्ड किया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करते हैं, देखो बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि आप इन नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से एक तो सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, पहला यूज। दूसरा, बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरा यूज। तीसरा, आप जो है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, यानी दोबारा पुनर्भरण कर सकते हैं जल का, तीसरा यूज। और भी एक्स्ट्रा यूजेस आप इंडस्ट्रियल के लिए यूज कर सकते हो। तो ये मेजर जो इसके यूजेस होते हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है, मल्टीपर्पज जो है कि कहा जाता है। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। अब देखो, नर्मदा नदी के नाम को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो राज्य का नाम आता है वो आता है मध्य प्रदेश, क्योंकि मैक्सिमम इसका जो है कि विस्तार मध्य प्रदेश में है। तो इसीलिए आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन ध्यान देना सरदार पटेल जी कहां से थे, आपके गुजरात से थे। तो इसीलिए सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है और नर्मदा नदी पर किया गया है। लेकिन केवल गुजरात ही इससे लाभान्वित नहीं होगा, बल्कि जो नर्मदा नदी का बेसिन है, बेसिन मतलब जो उसकी सहायक नदियां हैं जिन जिन राज्यों में फैली हुई हैं या जहां जहां से उनको पानी प्राप्त होता है, उन सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये 4 प्रमुख राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। जिसमें अगर आप देखोगे मुख्य रूप से एमपी को 68% लाभांश मिलेगा और गुजरात को 32% लाभांश मिलेगा। अब आप कहोगे सर अभी तो आप 4 राज्य कह रहे हो और इसको आपने 100% को ही 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया। तो ये लाभांश है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा इससे, उसमें मैक्सिमम वैल्यूज गुजरात और महाराष्ट्र को, एमपी को दी जाएगी। बाकी सिंचाई वगैरह को लेके, ग्राउंड वाटर को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ये सभी राज्यों को प्रोवाइड की जाएगी। नर्मदा नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जैसे एक बरगी बांध है, एक इंदिरा सागर बांध है और एक ओंकारेश्वर बांध है। अब ध्यान देना कि जैसे चंबल नदी जब हम पढ़ेंगे तो चंबल नदी पे 3 बांध बताए थे मैंने। जवाहर सागर बांध हो गया, उस पे राणा बांध हो गया, राणा सागर बांध हो गया और गांधी सागर बांध हो गया। ये तीनों जो है कि चंबल नदी पर है, ये मैंने बता रखा है। यहां पर आप देख रहे हो कि बरगी बांध, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर। अब एक और डाउट आएगा कि सर इंदिरा सागर तो हमने पढ़ा था एक नहर है जो सतलज नदी से निकलती है भाखड़ा डैम के आसपास से, क्या ये वही है? नहीं, वो इंदिरा सागर नहर परियोजना है और ये इंदिरा सागर बांध है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है, इसका नाम याद रख लो अच्छे से। और अगर आपसे पूछा जाए बाण सागर बांध, तो ये आपके सोन नदी पर निर्मित है। तो ये प्रश्न बना हुआ था, इसीलिए इसको लिखा गया है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। लेकिन जब लाभान्वित राज्यों की बात आती है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ आपको एक और राज्य को कवर करना होता है, राजस्थान। क्योंकि यहाँ पे लाभान्वित राज्यों में 4 राज्यों के नाम है, लेकिन इस पे जो पूरा पैसा खर्च किया गया, वित्तीय योगदान दिया गया है, वो 3 राज्यों ने दिया है। मध्य प्रदेश ने दिया, महाराष्ट्र ने दिया और गुजरात ने दिया। तो इनकी संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट आप देखोगे भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। देखो मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है, इनके बॉर्डर पे ही बना हुआ है। लेकिन राजस्थान को इसलिए भी इसका जो है कि यूज किया गया, यानी कि राजस्थान इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि जो यहाँ से नहरें निकलेंगी वो अल्टीमेटली पंजाब होते हुए राजस्थान के क्षेत्र में आएंगी और राजस्थान के क्षेत्रों को भी सिंचित बनाएंगी। तो ये बेनिफिट था राजस्थान के लिए, इसलिए वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। जब लाभान्वित राज्य की बात आती है तो हरियाणा को और ऐड कर देते हैं। देखो परियोजना
संयुक्त होना अलग बात है, जिसमें वो लोग फाइनेंशियली जो है कि इंक्लूड कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल होने में एक अलग बात हो जाती है, जहां पे एक दो राज्य एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो देखो, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें हरियाणा भी आप लाभान्वित राज्यों में इंक्लूड कर लो, और यह सतलज नदी पर स्थित है। अब आते हैं भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे थे, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, क्योंकि जल से क्या है, मैंने बताया ना, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या मतलब है भाई। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि सर, आप जो है कि सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हो, बिजली का प्रोडक्शन भी कर सकते हो। जब जल से विद्युत का निर्माण होता है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। साथ ही साथ आप पेयजल के लिए भी यूज कर सकते हो, औद्योगिक के लिए भी यूज कर सकते हो, घरेलू उपयोग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो जब सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला नाम आएगा 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, 1897 में। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जो कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी के बारे में जब मैं आपको नदियों के अपवाह तंत्र के दौरान पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि कावेरी नदी में 3 जो है कि आइलैंड आते हैं एक तरीके से, यानी उनके बीच में जो है कि द्वीप आते हैं। तो जो शिव समुद्रम थे, श्रीरंगम थे, याद होगा नाम तीनों का, तो वहीं से इसको याद रखना है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे पहली 1897 में दार्जिलिंग में जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। कावेरी नदी का लेकिन जल विवाद भी है। मैंने उसी समय बताया था आपको, जब कावेरी में पढ़ा रहा था, कि ये 3 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरीज, इन चारों के बीच में जल के विभाजन को लेकर विवाद बना हुआ है। तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, चौथा आपका पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज के रूप में है, तो ये भी इसमें इंक्लूड है इस डिस्प्यूट को लेकर। नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। पहले तो ये स्टार्टिंग में केवल आंध्र प्रदेश की थी, क्योंकि तेलंगाना तब उसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 2014 से तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया, तो ये इन दोनों की परियोजना के रूप में जाना जाता है। हीराकुंड बांध, जो आप हमेशा पढ़ते आए हो, महानदी पर स्थित है ओडिशा में। चंबल नदी पर 3 जो निर्मित बांध थे, अभी मैंने नर्मदा पे बताया ना, बरगी बांध, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध, लेकिन चंबल नदी पर जो 3 बांध हैं, जिसमें आप देखोगे राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों ही राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में पड़ना है। तो राणा सागर बांध, राणा सागर और जवाहर सागर, ये दोनों ही राजस्थान में, लेकिन गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये चंबल की परियोजना है किसके मध्य, ऑप्शन में यूपी भी आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आपको पता है कि इसमें जो बांध बनाए गए हैं वो एमपी और राजस्थान में है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि इन दोनों की ही संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, इनकी ही संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना से वेस्ट बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होंगे, और ये मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। मयूराक्षी जो परियोजना है, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा पर, या दोनों राज्य लाभान्वित होंगे और मयूराक्षी नदी पर ही स्थित। आगे पढ़ते हैं। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नागल से जुड़ा हुआ है, जबकि गोविंद बल्लभ, अब देखो आगे नहीं बढ़ना है, अभी पहले ये समझो, भाखड़ा नागल जो डैम है, जाहिर सी बात है जो सतलज नदी आ रही होगी तो वहां पर डैम बनाया गया होगा, ठीक है। और डैम से क्या किया जाता है कि पानी को कंट्रोल किया जाता है, ताकि उसका जो है कि प्रेशर बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन डैम का जो स्टोरेज होता है, जो डैम का अतिरिक्त पानी जो एकत्रित होता है एक जगह पे, उसे सागर का नाम दे दिया जाता है, झील का नाम दे दिया जाता है। तो भाखड़ा नागल डैम से संबंधित जो सतलज नदी का जो अतिरिक्त पानी स्टोर किया जाता है, उसे गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं, गोविंद सागर के नाम से, जो हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन इसी गोविंद सागर को अगर दूसरे नाम से जाना जाए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गोविंद वल्लभ पंत, तो जब इनके नाम से आएगा तो ये रिहंद नदी पर स्थित है। ध्यान देना, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है, और केवल गोविंद सागर कहा जाएगा तो वो किस पर स्थित हो गया, सतलज में भाखड़ा नागल डैम पर। अब आ जाते हैं टिहरी बांध की बात करते हैं। जब मैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अलकनंदा से जब आकर भागीरथी मिलती है, भागीरथी नदी, तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, और वहीं से इसको गंगा का नाम दे दिया जाता है। लेकिन भागीरथी नदी का मिलने से पहले ही इस पे भिलांगना नदी आकर मिलती है, ठीक है, भिलांगना नदी आकर मिलती है, और इसी नदी के संगम से पहले ही यहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है।
तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, अगर ऑप्शन में भिलांगना नदी भी है तो आपको भिलांगना पे टिक करना है। बाय डिफॉल्ट कई बार एग्जाम में भिलांगना नदी को गायब करके भागीरथी का नाम दे देते हैं, तो आपको भागीरथी भी ऑप्शन क्लिक करना है। अब भागीरथी भी हटा दे, गंगा नदी कह दे, तो भी आपको क्लिक कर लेना है गंगा नदी। ये वरीयता क्रम है कि पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, फिर दूसरी किसकी होगी, फिर तीसरी किसकी होगी। तो ये भिलांगना नदी पर स्थित है, जो भागीरथी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और इसीलिए इस इमेज को मैंने बनाया ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में स्थित है। बराकर नदी पर जो और भी जो बांध बने हैं, एक मैथान बांध है और एक बेलपहाड़ी बांध। तिलैया बांध तो आपने पढ़ ही लिया, ये बराकर नदी पर बने हुए, और बराकर मुख्यतः दामोदर की सहायक नदी है, और दामोदर खुद हुगली की सहायक नदी है, क्योंकि ये डायरेक्ट समुद्र में गिरती भी नहीं है। और ध्यान देना, ये पूरब की ओर बहने वाली रिफ्ट वैली में नदी है। जैसे तीन प्रमुख नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, पश्चिमी घाट की तरफ या अरब सागर की तरफ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है, लेकिन पूरब साइड में हुगली नदी में जाकर मिलती है दामोदर नदी, और ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, और इसको बंगाल का शोक यानी दामोदर नदी को ही कहा जाता है। और इसी दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना भी 1948 में टेनेसी परियोजना यूएसए के आधार पर की गई थी। यानी भारत में जब दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना की गई, तो जो आइडियल लिया गया, जो मॉडल लिया गया, वो अमेरिका की टेनेसी परियोजना को लिया गया, और वहीं से इसका निर्माण किया गया। ठीक है, दामोदर नदी पे ही आपको पंचेत हिल बांध भी देखने को मिलेगा। मूथा नदी पर खड़क वासला परियोजना देखने को मिलेगी, जो महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना देखने को मिलेगी, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, मिदनापुर नहर की बात करें तो ये कंसावती नदी पर स्थित है। तवा प्रोजेक्ट आपके तवा नदी पर स्थित है, और ये तवा कोई और नहीं बल्कि नर्मदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर, और तवा नर्मदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मैटूर डैम की बात करें, मैटूर डैम कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है गुजरात में। हल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चल रही है, जहां पे कोई इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट रट लेना है। तो जहां आपको रटना है वहां पे मैं आपको रटवा रहा हूं, जहां पे समझाना है वहां पे मैं समझा भी रहा हूं। हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मृदा को रोका जाता है। यानी कि जो सतलज नदी अपने साथ बहुत सारे अवसादों को बहाते हुए लेकर आती है, वो सारी की सारी भाखड़ा बांध में गिरकर जाम कर देगी, और बांध का जो है कि ब्लॉकेज होने लगेगा। तो उस तलछटों को छांटने के लिए ही हिमाचल प्रदेश बांध बनाया गया, ताकि जो भी नदी का जो सेडिमेंट्स है वो इसी नदी में गिरते रहे, और फिर जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे वो भाखड़ा नागल डैम में पानी पानी जाएगा, और पूरी जो है कि इसकी जो तलछट है, जो अवसाद है, सेडिमेंट्स है, वो इसमें गिरते रहेंगे। इडुक्की परियोजना कहां पर है? पेरियार नदी पर स्थित है, और केरल में। नदी याद रखो, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। चुक्खा बांध परियोजना रैदक नदी पर स्थित है, भूटान में। चुक्खा बांध परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अब यहाँ पे गंगा परियोजना नाम याद रखना, तेलुगु गंगा परियोजना। तो इसमें 4 प्रमुख राज्य आते हैं साउथ इंडिया के। महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे कर्नाटक हो गया, फिर इधर तमिलनाडु हो गया, और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश हो गया। कुछ और भी हैं जो बांध आपसे पूछे जा रहे हैं नदियों के ऊपर जो स्थित। देखिए, जहां पर समझाने वाली चीजें हैं वो लगातार मैं 10-12 क्लासेस जो भी मैंने कराई पूरा इलेबोरेट किया, ठीक से बताया है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जहां पे आपको डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं वहां पे केवल आप रट सकते हो और कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो। जैसे अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, और अभी मैंने बताया तमिलनाडु में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना पर स्थित है। रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद नदी पर स्थित है, और यह सोन की सहायक नदी है। सोन की 2 प्रमुख सहायक नदी मैंने बताई थी आपको, एक कोयल नदी बताई थी, याद होगा, और एक रिहंद नदी बताई थी। और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध को स्थित है, और इसका जो जलाशय है रिहंद बांध का, यही गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इसमें गलती से भी आप तेलंगाना मत लगा देना। इतना तो मैं कह सकता हूं कि आपको पता है कि सर तुंगभद्रा हमने पढ़ा है गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तेलंगाना इसमें इंक्लूड नहीं करना है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना
कालपोंग नदी पर स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अब ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ठीक से नाम पढ़ो ना कालपोंग, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले नाम है जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे क्षेत्रों में यूज होते हैं। ठीक है, कालपोंग, या फिर हिमाचल में जैसे पोंग बांध है। तो यहां से एग्जामिनर आपके माइंड से खेल सकता है कि क्या पता बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन करूं, तो अंडमान निकोबार की तरफ आप नहीं सोच पाओगे। तो ऐसे प्रश्न को हमेशा के लिए याद रख लो। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर होता है और अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। घाट प्रभा बांध कर्नाटक में स्थित है। काकरा पार बांध गुजरात में स्थित है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी उत्तराखंड में स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, और ये कालपोंग था। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पर। तुलबुल नौवहन परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। देखो, बगलिहार जल विद्युत परियोजना याद रखो चिनाब नदी पर है। तुलबुल नौवहन परियोजना याद रखो झेलम नदी पर है। एक और परियोजना आती है जिसका नाम होता है किशन गंगा। ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में, लेकिन किस पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, या हो सकता है आगे देखने को मिल ही जाए आपको। ठीक है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है, जबकि वूलर झील आपके झेलम नदी से निकलती है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा बांध की बात करेंगे तो ये कोठारी नदी पर स्थित है और ये बनास की सहायक नदी है। ठीक है, राजस्थान में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मैंने तो चंबल की सहायक नदी पढ़ी है बनास को, क्या ये वही बनास है? तो देखो, बनास भी दो अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, जैसे इंद्रावती दो अलग अलग नदियां हैं, मैंने बताया था। तो एक बनास राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी होती है और एक चंबल की छोटी सी सहायक नदी है। दमन गंगा गुजरात में स्थित है। गिरना महाराष्ट्र में स्थित है। पांबा केरल में स्थित है। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना धौली गंगा नदी पर स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना धौली गंगा नदी पर स्थित है और धौली गंगा उत्तराखंड में है। मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये गुजरात में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की है, जिसपे 3 बांध बताए मैंने। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, यहां पर हिमाचल प्रदेश गायब है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान और पंजाब के मध्य जो है कि वितरित की गई है। सुइल नदी परियोजना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में रावी की सहायक नदी है, उसी पर स्थित है ये। तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। और आते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, यह बेतवा नदी पर स्थित है और इसी का एक दूसरा नाम है राजघाट बांध परियोजना, जो ललितपुर में ही स्थित है। तो रानीपुर कह सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई भी कह सकते हो, या फिर राजघाट बांध परियोजना भी कह सकते हो। जैसे हमने बगलिहार जल विद्युत परियोजना या फिर जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा, तुलबुल के बारे में पढ़ा, वैसे ही दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन या फिर जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी पर आपको दुल्हस्ती भी देखने को मिलेगी, बगलिहार भी देखने को मिलेगी, और झेलम पे आपको तुलबुल देखने को मिलेगी। किशन गंगा आपको कमेंट करके बताना है। देखो, जो जो मैं पूछ रहा हूं ना ये आपको बताना है। अभी यूपी पीसीएस ने 17 जनवरी को सोशल साइंस का एलटी ग्रेड का पेपर कराया था, उसमें डायरेक्ट प्रश्न आ गया था कि किशन गंगा परियोजना, ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न। भद्रा जलाशय कर्नाटक में स्थित है। भवानी सागर तमिलनाडु में स्थित है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये मुख्य रूप से जो है कि जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, एकदम जैसे बलिया वगैरह का जो क्षेत्र है, या ऊपर गोरखपुर वाला रीजन मान के चलो, गोरखपुर महाराजगंज ये वाला, और बिहार में जो चंपारण का क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके आसपास के रीजन को ये प्रॉफिट करता है। आगे देखते हैं, महाकाली संधि या शारदा नदी, यह समझौता किसके किसके बीच है? भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, 1996 में हुआ था। भारत और नेपाल के मध्य शारदा नदी समझौता है, महाकाली संधि, जो मैंने आपको लास्ट टाइम अभी कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो पीलीभीत और उत्तराखंड के रीजन में आता है। किसाऊ बांध परियोजना अगर आपसे पूछा जाएगा तो यमुना की एक सहायक नदी है टोंस है, इस पर स्थित है, और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो आपके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। याद होगा जब गंगा का अपवाह तंत्र बता रहा था तो मैंने आपको यमुना भी बताया था, और यमुना में ही मैंने आपको टोंस सबसे पहली सहायक नदी बताई थी उत्तराखंड में। फिर उसका जो है कि हिंडन नदी बताया था, फिर चंबल नदी आती है, सिंध आती है, ये सारी बताई थी। सिंचाई हेतु कौन कौन से बांध है? जैसे कई बार प्रश्न क्या करता है ना, 3-4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि भैया कौन इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कौन इसमें जो है कि इरिगेशन के लिए है, मतलब सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए। तो भवानी सागर की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया भवानी सागर तमिलनाडु में है, ये मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है। भाखड़ा नागल जो कि यह भी सिंचाई के लिए बनाया गया है, और कृष्णराज सागर, ये तीनों ही सिंचाई के लिए बांध है। जबकि शिव समुद्रम की बात करेंगे जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। इसका उद्देश्य सिंचाई करना नहीं है, इसका उद्देश्य जल विद्युत परियोजना है।
मलमपूजा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो मलमपूजा नदी पर है, केरल में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना, देखो एक वर्ड आता है सिंगरैनी, ठीक है, इसको याद रख लेना, ये आंध्र प्रदेश के रीजन में आता है और ये सिंगरौली है, ये आपके सोनभद्र में स्थित है। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पलामू में स्थित है, पलामू झारखंड में। अलियार की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। ईसापुर महाराष्ट्र में है। कंसावती वेस्ट बंगाल, ये सभी स्थानों में समानता है कि ये सभी जल भंडार है मुख्य रूप से। अब आ जाते हैं जेट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं, हालांकि इसको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। यहाँ पे बस दिया था तो मैंने लिख दिया कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद इसकी खोज हुई थी जेट स्ट्रीम की, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ये कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि ये आपका अगर विश्व है, इस तरीके से आपने विश्व का नक्श बना लिया कि यहाँ से जो है कि 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री के आसपास, तो ये कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है। एक ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती है और एक आपकी जो उष्ण कटिबंधी शीतोष्ण कह सकते हो जेट स्ट्रीम होती है, यानी एक 90 डिग्री 60 डिग्री के बीच चलती है और एक 60 से लेके 35-40 के बीच में चलती है। और अगर आप देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन हो ना, वो वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ईस्ट में आ रहा है। वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ईस्ट में आ रहा है, इसीलिए इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व कही जाती है। कहां पे इसकी दिशा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ये दो होती हैं। जो ध्रुवीय क्षेत्र में होती है, जो वाताग्र के जोन में निर्मित होती है 60 डिग्री के आसपास, उसको हम ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। और जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है वो भी पश्चिम से ही आती है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जो 30 से 40 के बीच में रहती है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में, जो यूएसए के टेनेसी परियोजना पे आधारित थी। रामगंगा परियोजना की बात करेंगे। अभी देखो, रामगंगा छोड़ो, पहले ये दिमाग में लाओ कि पहली सर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप पढ़ा रहे हो, और अभी हमने पढ़ा था 1897 का दार्जिलिंग का, 1902 का शिव समुद्रम, वो पहला बताया था। तो मेरे भाई वो आपको मैंने इलेक्ट्रो हाइड्रिक बताया था, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक बताया था, जल विद्युत परियोजना बताया था, न कि बहुउद्देशीय परियोजना। तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत की, ये दामोदर घाटी परियोजना है जो 1948 में आई थी। लेकिन भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना पूछूंगा तो आपको 1897 की दार्जिलिंग वाली बतानी है, 1902 की शिव समुद्रम बतानी है। रामगंगा परियोजना की बात करें, देखो रामगंगा बांध या कालागढ़ बांध भी इसको कहते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है और जल विद्युत उत्पादन की क्षमता 198 मेगावाट है, और इससे जो सिंचाई होने वाले जो क्षेत्र हैं वो लगभग 6 लाख हेक्टेयर के आसपास की इससे बेनिफिट होंगे। तो ये आपके डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न थे, जिसको आप याद कर लो ना, तो अगर आपका जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट से अगर पूछता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे तो इस क्वेश्चन को उठा के दूसरे ऑप्शन में डाल देगा, चाहे ऑप्शन को उठा के दूसरे क्वेश्चन बना देगा, रहेगा इन्हीं के अंतर्गत। अब हम आते हैं कृषि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का जो एक और टॉपिक है कृषि, इस पर हम बात करेंगे। चलो भाई, तो एक प्रश्न इसको भी कर लेते हैं। देखो एक प्रश्न और आया था योजना आयोग की स्थापना के बारे में, कि मार्च 1950 को हुई थी या 1951 को हुई थी। एलटी ग्रेड का एक लोगों ने पेपर मुझे भेजा था, क्योंकि वो यूपी पीसीएस ही कराता है, इसलिए कि उसकी सर आंसर की दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई देखो, टीचिंग एग्जाम के ज़्यादा तो एस्पिरेंट हमारे से जुड़े नहीं, हमारे से तो सिविल सर्विसेज के जुड़े हुए हैं। फिर मैंने उनको कुछ पर्सनली क्वेश्चन के आंसर जो है कि बताए। तो यहाँ पर देखोगे, योजना आयोग ने 1989 में भारत को 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब एक प्रश्न सीधा आ जाता है कि भारत की एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, मतलब एग्रो मतलब कृषि, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं भारत के? तो 15 है टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये डायरेक्ट आता है। कौन कौन से वो मैंने एक बार नाम लिख दिए थे, अगर याद हो सके तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे प्रश्न आते भी नहीं है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, निचली गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, गंगा पार का मैदान, पूर्वी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र। साथ ही पूर्वी तटीय मैदान घाट क्षेत्र, गुजरात मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र, अंडमान और लक्षद्वीप के। तो यहां पर याद रखना है कि आपको आइलैंड में अगर पूछा जाएगा तो अंडमान और लक्षद्वीप, यही दोनों केवल आते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, जो कि नागपुर में स्थित है, इन्होंने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया है। दो बातें हैं, अगर जब आपसे पूछेगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि मुझे एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताओ, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताओ, तो आपको बताना है कृषि जलवायु क्षेत्र, ये आपने 15 पढ़े हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन बताओ,
इकोलॉजिकल जोन बताओ, अर्थात कृषि पारिस्थितिकी जोन। तो ये आपने 20 पढ़ा है अभी। क्या पढ़ा? एग्रो इकोलॉजिकल जोन और एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग होता है। तो भैया कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश 20 है हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं स्थायी कृषि, जिसको पर्माकल्चर भी बोला जाता है इंग्लिश में, तथा पारंपरिक रासायनिक कृषि में अंतर क्या है? पर्माकल्चर किसे कहते हैं और पारंपरिक रासायनिक कृषि? पारंपरिक रासायनिक में क्या होता है, सामान्यतः जो पहले भी खेती होती थी रसायनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, अब नई नई विधियों को अपनाया जा रहा है ताकि जो जीवाश्म है या जो खाद है वो आपकी जैविक खाद का प्रयोग होना चाहिए। तो चलो दोनों में पढ़ लेते हैं, पर्माकल्चर और पारंपरिक रासायनिक कृषि में अंतर क्या है। ये यूपीएससी का प्रश्न है स्पेशली, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। जैसे स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, जबकि पारंपरिक रासायनिक कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करती है। अब ये एक धान्य का मतलब क्या होता है? जहां पर आप लगातार एक ही जमीन पर एक ही फसल बो रहे होते हैं। जैसे आपके पास अगर 2 बीघा खेती है तो आप हर बार मई जून जुलाई में धान को बो देते हो और हर बार अक्टूबर नवंबर में गेहूं बो देते हो, फिर आप धान बोते हो, फिर आप गेहूं बोते हो, मतलब पैटर्न उसमें नहीं चेंज करते हो। जबकि स्थायी कृषि जो होती है पर्माकल्चर, ये एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है। शब्दों पे मत जाना कि स्थायी कृषि है तो मतलब ये हमेशा एक ही फसल बोएगी, नहीं, पारंपरिक कृषि बोती है। स्थायी कृषि से मृदा की लवणता कम होती है, बेहतर होता है, यानी कि मृदा की लवणता को कम रखना अच्छी बात है। जबकि पारंपरिक कृषि से मृदा की लवणता बढ़ती जाती है, जो हानिकारक होती है। स्थायी कृषि में मल्चिंग प्रथा महत्वपूर्ण होती है। ये मल्चिंग क्या होती है सर? मल्चिंग जो आपके जो कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं या अवशेष होते हैं, जैसे मान लो कि आप कहीं पर जो है कि फसल बोते हो तो कुछ इस तरीके से जड़ें रह जाती हैं जमीन में, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी जड़ें रह जाती है। अब जैसे मान लो गेहूं की कटाई हुई, धान की कटाई हुई, चने की कटाई हुई, या फिर अरहर की कटाई हुई, गन्ने की कटाई हुई, तो उनकी ये जो जड़ें होती है ना, जो जमीन में रह जाती है, कुछ की जड़ें सॉफ्ट होती हैं, कुछ की जड़ें हार्ड होती हैं, तो ये मल्चिंग होता है। ये अवशेष के रूप में, खाद के रूप में, पानी के रूप में बना रहता है खेत में। और स्थायी कृषि में इसी पर फोकस किया जाता है कि अलग से इसकी जुताई मत करो, क्योंकि इनकी जड़ों में भी तो कुछ ना कुछ पानी बचा हुआ है, इनमें जो है कि पोषक तत्व भी हैं, तो ये मृदा को भरपूर उर्वरक शक्ति से मजबूत कर देंगे। लेकिन पारंपरिक में क्या होता है, मल्चिंग प्रथा महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि सारे के सारे जो है कि फसलों को काटने के बाद खेतों को जोत दिया जाता है, मतलब हार्वेस्ट कर दिया जाता है, और उससे जो अपशिष्ट था, जो जड़ों का भाग बचा था, वो सूख जाता है, क्योंकि वो जड़ से बाहर आ चुका है, मिट्टी से बाहर आ गया, तो सूख जाता है। फिर अलग से उसमें जो है कि हमें पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, फसल बोनी पड़ती है। तो यहाँ पे मल्चिंग प्रथा महत्वपूर्ण नहीं होती है। और स्थायी कृषि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी प्रभावकारी होती है। सूखे से सूखे क्षेत्रों में भी हम कम पानी में भी कर ले जाते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक संसाधनों का जब हम संधारणीय प्रयोग करके कृषि करते हैं तो इसे ही स्थायी कृषि या पर्माकल्चर कहते हैं। ये कीवर्ड्स है कि जब भी हम प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जो स्थायी कृषि वो एक नया पैटर्न चल रहा है पर्माकल्चर, जिसपे हम लोग जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे गाय के गोबर का प्रयोग कर लिया, फसलों के अवशिष्ट का प्रयोग कर लिया, ठीक है, इनका प्रयोग कर लिया। जबकि पारंपरिक कृषि में क्या था, वही किसान दुकान से जाके यूरिया, डीएपी खाद, न जाने कितने कीटनाशक वगैरह फेंकता रहता था। तो ये दोनों में एक बेसिक अंतर है, ठीक है, इसको याद रख लेना। अब चलते हैं कृषि में शून्य जुताई के लाभ क्या होते हैं, यानी कि जीरो टिलेज। भाई जाहिर सी बात है, आप जुताई नहीं कर रहे हो, जीरो जुताई, यानी कि कोई भी आपने फसल काटी है, चाहे वो सरसों की काटी, मटर काटा, चना काटा, गेहूं काटा, अरहर काटा, धान काटा, गन्ना काटा, कोई भी फसल काटी तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ अवशिष्ट रह ही जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं जड़ के। और उसी जड़ के अवशेष के बारे में कहा जा रहा है कि अगर हम उसे जमीन में ही रहने दें, हम उसकी कोई जुताई ना करें, तो क्या लाभ होगा? पहला, फसल की लागत में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अतिरिक्त हमें पोषक तत्व देना होता है वो वहीं से मिल रहा है, मल्चिंग वाली व्यवस्था से। पानी की अतिरिक्त सिंचाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले से ही पानी वहां पे मौजूद है। फसल अवशेष को खेत में छोड़ने से सड़कर वो खाद बन जाती है, और वो खाद हमारे लिए बेनिफिट होती है, मृदा के लिए बेनिफिट होती है। उर्वरक के उपभोग में कमी होती है, क्योंकि जहां पहले 50 किलो उर्वरक डाला जाता था, वहां केवल 20 किलो डाला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फसल के अवशेष है वो उनको क्या कर रहे हैं? पोषक प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ फसलों के द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव बनाता है। भाई जो फसल के जो पैटर्न बचे होते हैं, जो अवशेष बचे होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा में ही स्टोर करके क्या करता है? उसको वहीं पे ब्रेक डाउन कर लेता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। और एक इंपॉर्टेंट शून्य जुताई का जो इंपॉर्टेंट क्या है कि सिंचाई में कमी देखने को मिलती है, सिंचाई कम करनी पड़ती है, ठीक है, सिंचाई में कमी देखने को मिलती है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं कि जल की बचत अधिक हो जाती है, जल की बचत होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी इसका एक लाभ है।
एक पुस्तक लिखी हुई है, 2022 में पूछा गया था, भारतीय कृषि का इतिहास। ये पुस्तक किसने लिखी? तो एम.एस. रंधावा ने लिखी है। अब एक और वर्ड आता है कृषि फर्टिगेशन। देखो पहले क्या था ना, जो 2023 के हमने नोट्स बनाए थे उसमें काफी चीजें मतलब बढ़िया थी, लेकिन कहीं ना कहीं 5 से 10%, 12% कुछ मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स तो नहीं कहूंगा, फैक्ट को लेकर नहीं थी, वो एक आध तो होती है, तो कोई ह्यूमन एरर होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं था, ताकि लोगों को याद ज्यादा करना पड़ा था, बोरिंग होता जा रहा था। और उसी को हमने मॉडिफाई किया, पूरे नए पैटर्न को, एक एक चीजों को ठीक से प्रेजेंट किया, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कॉन्सेप्ट के अनुसार। कृषि फर्टिगेशन, कृषि को तो छोड़ दो, फर्टिगेशन में क्या हो रहा है? एक होता है इरिगेशन और एक होता है फर्टिलाइजर। फर्टी फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और गेशन मतलब इरिगेशन यानी सिंचाई। अर्थात सिंचाई और उर्वरक दोनों को कंबाइन करना। कैसे? भाई हमें उर्वरक भी छिड़कना है और हमें पानी से सिंचाई भी करनी है, तो क्यों ना हम जिन पानी से सिंचाई करते हैं उन्हीं में ही जो है कि हम कुछ उर्वरक को या कुछ खाद वगैरह को या कुछ फर्टिलाइजर को घोल के रूप में मिलाकर फिर हम भेजें। तो जल में उर्वरक घोल कर सिंचाई की जाती है, तो इसी को फर्टिगेशन कहते हैं। इसके लाभ क्या है सर? क्योंकि हम पहले सिंचाई करते हैं और उसके बाद ऊपर से यूरिया डीएपी छिड़क देते हैं, तब भी तो वो जाके पानी में घुल ही जाते होंगे, तो फिर हम अलग से घोल के क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें? क्यों इस पैटर्न को लाया जा रहा है? तो देखो लाभ क्या? पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव हो पाएगा। आप पहले सिंचाई करते हो, बाद में खाद देते हो, तो सिंचाई करते ही तुरंत तो खाद नहीं देते हो। जनरली यही किया जाता है, किसान क्या करता है? सिंचाई कर देगा, जब वो पानी पूरा मृदा में सूख जाता है, ऊपर से खाद देता है, तो मृदा के अंदर जो है कि क्षारीयता का नियंत्रण नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप पहले से ही उसमें उर्वरक को घोल कर रखोगे तो क्षारीयता को कंट्रोल कर सकते हैं। पौधों में पोषक मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि जल के साथ, अब जैसे मान लो किसान क्या होता है, खेतों में यूरिया फेंक रहा होता है, ऐसे करके फेंक रहा होता है, ठीक है, दूर दूर जाता है, एक जगह किसान खड़ा हो गया, उसने फेंक दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो हर पौधे की जड़ तक पहुंचेगी, लेकिन पानी तो सामान्यतः हर पौधे की जड़ तक पहुंचता है। और अगर पानी में पोषक तत्व तो घोल दिया है आपने पहले से ही उर्वरक, तो प्रत्येक पौधे की जड़ तक पहुंच सकेगा और इससे पौधों को पोषक तत्व तो मिल पाएगा। रासायनिक पोषकों के निछालन में कमी आएगी, क्योंकि पानी जो है कि वाष्पीकरण होता है, लेकिन पोषक तत्व वहीं रुक जाते हैं, तो निछालन नहीं होगा। नाइट्रोजनी, पोटाश आदि जल में घुलनशील उर्वरक हैं, जबकि फास्फेट और फास्फोरस अघुलनशील होते हैं। तो सामान्यतः जल में जो घोल कर दिया था वो नाइट्रोजनी या फिर पोटाश जैसे उर्वरक दिए जाते हैं। और टॉपिक पढ़ते हैं। एक और टॉपिक है पारितंत्र अनुकूली कृषि, अर्थात जो हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजिकल के अनुसार जो कृषि है, इसमें फसल विविधीकरण है। भाई फसल का बार बार विविधीकरण करोगे तो मृदा का क्षरण रुकेगा और मृदा के पोषक तत्व तो बने रहेंगे, मृदा का अपरदन नहीं होगा, पहला बेनिफिट। दूसरा, सिंब आधिक्य यानी कि दलहनी फसलों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। टेंसियोमीटर का प्रयोग करना यानी कि सिंचाई की जा सकेगी, और ऊर्ध्वाधर कृषि, ये सभी जो है कि अलग अलग पैटर्न है पारितंत्र अनुकूली कृषि के नाम से। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960, और ये ओपन किया गया था पंतनगर में। पंतनगर कहां पर? उत्तराखंड में। हालांकि तत्कालीन रूप में तो ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण सन 2000 में हुआ है। सन 2000 में, मंथ नवंबर, डेट आपको बतानी है, नवंबर 2000 में तो हुआ, कमेंट करो डेट कौन सी थी। तो उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो 1960 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, और ये पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र, भाई ऊपरी गंगा के जो मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है मुख्य रूप से। इसकी सिंचाई गहनता 130% से लेकर कृषि गहनता 140% है। अब आ जाते हैं कृषि में युग्म पैदावार। जब वर्ड आता है, डबल क्रॉपिंग क्या होती है? देखो ये छोटे छोटे मैंने वर्ड क्यों लिखे हैं, जैसे फर्टिगेशन को लिख रहा हूँ, पारितंत्र अनुकूली कृषि लिख रहा हूँ, या डबल क्रॉपिंग लिख रहा हूँ, ताकि आप इन वर्ड्स के मतलब जानते रहोगे ना, तो प्रश्न अगर आएगा तो आप इजिली टैकल कर लोगे। एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल लगाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो गेहूं के साथ सरसों बो दी जाती है। भाई एक ही फसल वर्ष है, अक्टूबर में गेहूं के साथ सरसों बो दी जाती है। दोनों में सहजीवी संबंध भी होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि प्रॉफिट करती हैं, और इसी को कहा जा रहा है एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल लगाना, तो इसी को डबल क्रॉपिंग कह देते हैं। मिश्रित कृषि जब भी वर्ड आएगा तो एग्जामिनर क्या देता है, कहता है बहुत सारी फसलों को एक साथ लगाना, मिक्स करके। नहीं, ये गलत होगा। मिश्रित का मतलब होता है किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करे। पशुपालन से प्राप्त होने वाले जो
खाद है जैसे गोबर हो गया, इनको खेतों में प्रयोग करेगा और साथ ही साथ जो खेतों से अपशिष्ट प्राप्त होगा, जो चारा प्राप्त होगा, जो भोजन प्राप्त होगा, वो गायों को भी खिलाएगा, अपने जानवरों को भी खिलाएगा, भैंस को भी, ताकि उनकी भी सेहत रहेगी और बदले में दूध भी मिलेगा। तो दो-दो व्यवसाय उसके बढ़िया चल सकेंगे। तो इसे ही मिश्रित कृषि कहा जाता है। समानांतर फसल का मतलब दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं, लेकिन इनमें प्रतिस्पर्धा शून्य या नगण्य होती है। जैसे गेहूं और सरसों को एक साथ बो सकते हो, धान और ढैंचे को एक साथ बो सकते हो, और इसी को मैंने डबल क्रॉपिंग के एग्जाम्पल में भी बताया। हरित क्रांति के लाभ में सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति शामिल नहीं की गई थी। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा, मतलब कौन कौन सी ऐसी ग्रीन फसल है जो नाइट्रोजन को अपने पास कंज्यूम करती है। जैसे लोबिया में अगर आप देखोगे सबसे अधिक नाइट्रोजनी मात्रा होती है 0.49%, सनई में 0.43%, ढैंचे में 0.42%, ग्वार में 0.34%। तो ये आपकी लोबिया, सनई, ढैंचा, ग्वार ये हो गया। हरित खेती की बात करें, ग्रीन फार्मिंग की बात करते हैं अगर हम, ग्रीन फार्मिंग जिसमें समेकित कीट प्रबंधन होता है, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति होती है, समेकित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी किया जाता है। इसे संरक्षित कृषि भी कहा जाता है और इसका प्रतिपादन जो है एम.एस. स्वामीनाथन जी ने किया था, ग्रीन फार्मिंग, और इसी को संरक्षित कृषि भी आप कह सकते हो। फिर और देखते हैं भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ। जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया तो क्या क्या फसल मतलब भारत की कृषि पर प्रभाव हुआ। पहला, नकदी फसलों पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि वैश्विक बाजार में गेहूं और चावल की डिमांड नहीं थी बल्कि नकदी फसलों की डिमांड थी, जिससे और भी अन्य जो है कि पैकेजिंग आइटम बनाए जा सके। तो भारत ने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया। आय असमानताओं में वृद्धि हुई। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो बड़े बड़े किसान थे, पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों के या महाराष्ट्र गुजरात के, जो कई 100 एकड़ के मालिक हुआ करते थे, उनको डायरेक्टली कंपनी के साथ टाई अप करने का मौका मिल जाता था। फॉरेन में जो है कि अपने सामान को निर्यात कर पाते थे। लेकिन जो हमारे पड़ोस का जो रामू काका है, छोटे छोटे किसान हैं, वो बेचारे उसका प्रभाव नहीं ले पाए, उसका फायदा नहीं ले पाए, बल्कि अपने ही जीवन के लिए वो केवल जीविकोपार्जन कृषि करते रहे। तो आय की असमानता में वृद्धि हुई और आर्थिक सहायता में कटौती की जाने लगी। यानी जो सब्सिडी दी जाती थी, तो याद होगा कि WTO ने जो हमें 1991 में जो फंड दिया, IMF ने जो हमें फंड दिया था, उसने कहा था कि अपनी आर्थिक व्यवस्था की संरचना को चेंज करो, उदारवाद करो और कृषि में सब्सिडी के प्रभाव को कम करो, तभी हम जो है कि आपको फंड दे पाएंगे। 1991 में क्राइसिस हो रहा था भारत के पास, 15 दिनों का ही केवल हमारे पास डॉलर बचा हुआ था, तो इसलिए आर्थिक सहायता में भी कटौती की गई। बीज ग्राम संकल्पना, ये लग रहा है छूट गया है, कोई बात नहीं। सीमांत कृषि कौन सी होती है, छोटी जोत कृषि कौन सी होती है, मध्यम जोत और बड़ी जोत। जैसे मैंने आपको बताया था सिंचाई के बारे में कि लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और वृहद सिंचाई, वैसी कृषि के बारे में बात करें कि जोत के अनुसार, तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वो सीमांत कृषि माना जाता है, और 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य स्थित है तो छोटी जोत हो गई, 2 से 10 हेक्टेयर के मध्य होता है तो मध्यम जोत, 10 हेक्टेयर से अधिक होता है तो बड़ी जोत उसे कहते हैं। संरक्षित कृषि में शामिल घटक कौन कौन से हैं, न्यूनतम जोत अपनाई जाए तो ये भी संरक्षित कृषि होती है, फसल अवशिष्ट का प्रयोग किया जाए, फसल विविधीकरण अपनाया जाए और फसल चक्र को अपनाया जाए। और मैंने अभी आपको बताया कि इसी को जो है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा गया, यानी हरित क्रांति वाली जो हरित कृषि है उसी को कहते हैं। P. सेन गुप्ता और G. सदाइस्क्यू 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था, 60 में, जबकि मैंने ऊपर बताया कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश 20 है और ये लघु कृषि प्रदेश 60 है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय लगभग 74% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 14% तक होनी चाहिए। 2021-22 के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो शुद्ध बुवाई क्षेत्र 46% है, वन क्षेत्र 23.49% है और अन्य क्षेत्र 30.5% है। ठीक है, ये 2025 की एडिशन बुक में लिखा हुआ था, तो मैंने भी वही लिखा है। आगे देखते हैं, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट जो 2023-24 की आई थी, उसके अनुसार कहा गया कि लगभग 54.6% कार्यबल कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है, जिसकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जीवीए हिस्सेदारी 18.4% है। जैसे हम आज भी कहते हैं ना कि हमारी भारत की जो आबादी है लगभग 60% कृषि पर निर्भर है, तो हम 60 न कह के 55% कह सकते हैं, या कहीं मेंस आंसर राइटिंग करनी हो तो 55% बोल दो। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण क्या है, भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता है वो क्यों है, क्योंकि सबसे पहली हमारे यहाँ पिछड़ी हुई तकनीक है, हम एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं।
जोत का हमारे पास छोटा छोटा आकार है, मतलब आपके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 1 बिस्सा, 10 बिस्सा, यही खेती है। बहुत होगा 10 बीघे के मालिक होंगे, तो भाई 10 बीघे में भी बंटवारे भी होंगे भाइयों के, तो कहीं ना कहीं सिंचाई का खर्चा बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है, हर चीज की जो है कि लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए जोत का जो छोटा आकार होता है ये कम प्रोडक्टिव होता है। आवश्यकता से अधिक लोगों का संलग्न रहना जो प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। अब जैसे कोविड के दौरान याद करो, कोविड के दौरान बहुत सारे लोग जो है कि अपने अपने महानगरों को छोड़ के, नौकरी काम धंधों को छोड़ के अपने गांव को वापस गए। वहां पर ऑलरेडी उनके परिवार में जो 4 लोग थे ना, वही इतना पैदा कर दे रहे थे गेहूं को कि उनकी जरूरत नहीं थी अतिरिक्त लोगों की। लेकिन जब पता चला दिल्ली से 5 लोग और आ गए, तो भैया 4 पहले से थे, 5 लोग और काम में लग गए, 11 लोग लग गए। अब अतिरिक्त लोग संलग्न हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी वही 100 किलो, 25 किलो, 50 किलो हो रहा है। प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग 36.18% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है, खेती की जा रही है। और जो 25-26 का जो आपका इकोनॉमी सर्वे आएगा, तो आप उसमें जो है कि अपडेट कर लेना। 2023-24 में शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता राज्य, ये 23-24 ही नहीं, ये अभी भी रहेगा, क्योंकि सबसे अधिक जो उर्वरक का प्रयोग होता है उत्तर प्रदेश में ही होता है, सेकंड एमपी होता है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र होता है। एक और टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब एक टेक्नोलॉजी तो नहीं कहूंगा, एक ट्रेडमार्क होता है एग मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं। एग मतलब हो गया, एजी फॉर हो गया एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट को मार्किंग करना केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित होता है। कृषि उपज श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937 के तहत होता है। और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता ग्रेडिंग है ये, कि कोई भी प्रोडक्ट जो है कि कैसा होगा कैसा नहीं, उसकी गुणवत्ता को संबंध में रखते हुए ग्रेडिंग दी जाती है। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लगभग 50 पेज तक। और अब हम लोग कल पढ़ेंगे हरित क्रांति को, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। देखो क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, 40 से 42 मिनट ही रहती है एवरेज जो है कि, ताकि बोरिंग नहीं होना चाहिए, आराम से चीजें पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो हरित क्रांति को हम लोग कल की क्लास से पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ लेनी हो तो आप यहां से इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डिटेल लेके परचेस कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।